हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जो भी बच्चे भविष्य में शिक्षक का तैयारी करना चाहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि उसके लिए बीएड या डीएलएड का कोर्स लगता है टीचर बनने के लिए। इसके अलावा सीटेट जो कि आपको एनी हाउ पास करना होगा बच्चों। तो इसके पहले हम जो है क्लास 7 का ज्योग्राफी एसएसटी जो हो जाता है बच्चे सीटेट के लिए। एसएसटी 40 नंबर कंटेंट से रहता है और 20 नंबर का पेडागोजी रहता है, सब्जेक्ट पेडागोजी। इस तरह करके एसएसटी पेपर 2 के लिए, खासकर सीटेट पेपर 2 के लिए 60 नंबर का एसएसटी से सवाल रहता है। तो इसके पहले हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी, और हो सकता है बच्चों की टोटल चैप्टर आज ख़त्म कर दें, कोशिश रहेगा। और चलिए चैप्टर 1 जो है हम लोग का क्लास 6 ज्योग्राफी का सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए बच्चों हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। ये मेरा हैंड राइटिंग नोट से बच्चों एक एक पॉइंट बुक से लिखे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। पूर्णिमा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब पूर्णिमा में लगभग आप क्या होता है, एक महीने में आप पूर्ण चांद को देख सकते हैं। एक महीने में पूर्ण चांद को देख सकते हैं और फिर आप 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। तो याद रखिएगा कि पूर्ण चंद्रमा को आप एक महीने में देख सकते हैं, अर्थात 30 दिन में, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अमावस्या। अमावस्या क्या है? मतलब कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद इस नए चंद्रमा की रात्रि को ही अमावस्या कहते हैं। यानी कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? देखिए बच्चों, चंद्रमा दिन में भी रहता है और जो कि छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं वो भी दिन में उपस्थित रहते हैं। तो ये बोला कि हम उन्हें दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं? तो हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि सूर्य एक क्या है बच्चों? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारा उसे बोलेंगे जिसके पास खुद का उष्मा हो और खुद का लाइट हो। तो सूर्य एक पृथ्वी का एक नज़दीक तारा सूर्य है, जो कि गैसों का गोला है, आग का गोला है। चलिए उसके बाद है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है बच्चों? वे सभी वस्तुएं जो रात के आकाश में चमकते हैं, वे सारे खगोलीय पिंड के हिस्सा होंगे। अगला बोला कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार का होते हैं एवं गर्म होते हैं, जिनके पास खुद का उष्मा होता है और खुद का प्रकाश होता है। तो जिसके पास खुद का उष्मा होगा और खुद का प्रकाश होगा, उसे खगोलीय पिंड तारा कहलाते हैं, अर्थात स्टार कहते हैं। तो स्टार होने के लिए उस पिंड के पास खुद का उष्मा होना चाहिए और प्रकाश होना चाहिए। इसलिए उदाहरण के लिए देखिए यहाँ लिख दिया गया है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो जब आपसे पूछेगा पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा क्या है? सूर्य। चलिए नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल। ये क्या है बच्चों? तो बोला कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसमें से आप दो को याद रखिए कि उर्सा मेजर या बिग बेयर, यह एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। चलिए अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों के एक समूह, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर, और 7 तारों के एक समूह को ही सप्तऋषि कहते हैं बच्चों। सप्त का मतलब 7, तो 7 तारे के समूह को सप्तऋषि बोलेंगे। और उसी बोलता है कि उषा मेजर जो है ना, इसी सप्तऋषि का एक भाग है। और ये भी याद रखिए कि ये क्या है? नक्षत्र मंडल है आपका। बिग बेयर और उषा मेजर ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। चलिए नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा किसको बोलेंगे? तो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं।
एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, आपका आकृति बनेगा जो कि एक दिशा में तारों का एक क्रम देखने को मिलेगा जो कि उत्तरी दिशा को इंगित करता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। किसकी सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से। चलिए, सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है। चलिए, अब ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे। ग्रह के बारे में क्या है कि जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ग्रह बोलते हैं। वे तारों की सहायता से ही चमकते हैं, वे तारों की सहायता से ही चमकते हैं। और ग्रह जो है एक ग्रीक भाषा शब्द है प्लेंटाई से बना है। ग्रह जो है ना एक ग्रीक भाषा प्लेंटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है बच्चों? तो परिभ्रमक। तो कभी आपसे पूछेगा कि ग्रह का ग्रीक भाषा शब्द में क्या कहते हैं, तो प्लेंटाई, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, जो जिसका अर्थ होता है चारों तरफ, यानी चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा, अब पृथ्वी एक ग्रह है और इसका संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है उसके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत बच्चे सूर्य ही होता है। चलिए, सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है कम से कम 15 करोड़ किलोमीटर है। आप याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी का दूरी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग सौर मंडल के बारे में जानते हैं। जिस तरह हमारे परिवार में एक मंडल है, बहुत सारे लोग मिलके एक समूह बनाते हैं, उसी तरह सौर परिवार का भी एक है जिसे सौर मंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य आता है, 8 ग्रह आता है, उपग्रह आता है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। चलिए, अगला है और एक पॉइंट कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य। सूर्य एक आग का गोला है। पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा के एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। चलिए, सन के बारे में आप हम लोग जानते हैं। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म है, गर्म गैसों का बना होता है। सूर्य कहाँ है? तो सौर मंडल के केंद्र में है। यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल में बांधे रखा है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। याद रखिएगा, सूर्य जो है ना सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से कम 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी को मीटर प्रति सेकेंड में बोलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, अगला होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है समय तो 8 मिनट, कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड भी दे देता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रह क्या है? एक प्लेंटाई शब्द से बना था, एक ग्रीक भाषा का शब्द था। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह का जो क्रम है बच्चों, सूर्य से दूरी से तो सबसे पहले आपका बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण और अरुण आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछेगा तो बुध हो जाएगा। गर्म ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र हो जाएगा। चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को। भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को। और अगला हो जाएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? तो वरुण, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, आंतरिक ग्रह। हम लोग जानते हैं बच्चे की 8 ग्रह में से कुछ ग्रह है जो कि चट्टानों से बना हुआ है, जिसे चट्टानी ग्रह कहते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो गैसीय ग्रह हैं, तो चट्टानी ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह जो कि गैसीय ग्रह है, जिसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और हम लोग जानते हैं बच्चों, जो
क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड जो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। तो इस तरह करके आप याद रखें कि मंगल से पहले जितने भी ग्रह हैं वह सभी चट्टाने ग्रह हैं, बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह हैं वह गैसीय ग्रह हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, नोट पे ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य टुकड़े हैं, पदार्थ के टुकड़े हैं। इसको देखने के लिए हमको दूरबीन का सहायता लेना पड़ेगा। तो बोलेगा किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो एक हो जाएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इसको, ये क्या है, पदार्थ के असंख्य छोटे टुकड़े हैं, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट है कक्षा। कक्षा क्या है, तो बोला कि सौर मंडल के सभी आठों ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार, ये पूछेगा ग्रह जो चक्कर लगाता है किस आकृति में, किस, तो आप बताइएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। तो जिस पथ पे चक्कर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित पथ पे दीर्घवृत्ताकार, उसी को क्या बोलेंगे, कक्षा। चलिए एक एक ग्रह के बारे में हम लोग आप जानते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह, क्योंकि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आपका हो जाएगा बुध। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। अगला आ जाइए शुक्र के बारे में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान होता है। और दूसरी बात बच्चों, इस ग्रह पे CO2 गैस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात, ये गर्म ग्रह है, ये भी याद रखिए। गर्म ग्रह के साथ साथ ये एक चमकीला ग्रह है, ये भी याद रखिए आप, चमकीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट है प्लूटो के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या है कि कुल ग्रह की संख्या 8 ही है, पहले 9 हुआ करता था। तो आखिर क्या कारण था जो कि प्लूटो को हटाया? बोला कि अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 को निर्णय लिया कि सीरस या साइरस 200 UV 313 तथा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के इसको एक बौना ग्रह में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि बच्चे ये क्या करता था, अपने कक्षा को छोड़ के किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटता था, ये भी कारण था। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, अर्थ के बारे में। तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से ये 5वां ग्रह है। और ये भी याद रखना है कि ये कौन सा ग्रह है, नीला ग्रह। अब पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि पृथ्वी पर जो है जल का जो 71% भाग है और आपका स्थल का जो भाग है 29% है। तो अधिकतम स्थान पर पानी होने के कारण ये नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ध्रुवों के पास ये चपटी है। ध्रुवों के पास क्या है बच्चों, चपटी। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसकी आकृति भूआब है, जिसको जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जियोइड। चलिए अगला हो गया, भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे देखने को पाई जाती है। एकमात्र ऐसा केवल एक ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और सांस लेने के लिए वायु मंडल भी है। जहाँ तीनों है बच्चों, वहीं पे आपको देखने को जीव का एक जीवन संभव है, अर्थात जीव मंडल। ये तीनों मिला के ही जीव मंडल कहा जाता है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल शामिल होते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। हम लोग जानते हैं बच्चों की ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ये क्या करता है कि पृथ्वी में जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है, ये गैस रोशनी को यानी कि हीट को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। और कम मात्रा में होना भी चाहिए बच्चों। यदि CO2 नहीं के बराबर हो यानी ना हो तो पृथ्वी आपका ठंडा हो जाएगा, इसलिए CO2 का होना ज़रूरी है। चलिए ये पृथ्वी का ही पॉइंट है बच्चों, कुछ उधर था कुछ इधर है। चलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको कैसा दिखाई देगा बच्चों, नीले रंग का, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि 71% भाग पे आपका जल है
और 29% भाग पे क्या है, स्थल है। तो अधिक मात्रा में पानी होने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ कारण भी लिख दे कि 2/3 भाग, जब भाग में देगा तो 2/3 भाग पे पानी से ढका है, इसलिए इसे कौन सा ग्रह बोलते हैं बच्चों, नीला ग्रह। अगला है कि पृथ्वी इसका एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास कितना है बच्चों, तो पृथ्वी का 1/4। चंद्रमा का व्यास क्या होगा, पृथ्वी का 1/4 होता है। और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर। जब आपका सूर्य से पृथ्वी का दूरी या पृथ्वी से सूर्य का दूरी पूछेगा तो 15 करोड़, आप याद रखिएगा, किलोमीटर। इसके अलावा जब पूछेगा कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी तो 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पर कदम रखा, सर्वप्रथम वो कौन से महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, तो वो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, नील आर्मस्ट्रांग। ये हमको लगता है बच्चे अमेरिका का वैज्ञानिक थे, जो कि अंतरिक्ष यात्री जो कि चंद्रमा पे चढ़े थे। और कब चढ़े थे, तो 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा के बारे में कुछ नोट में लिखा गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। लगभग उतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसी कारण हमको पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कभी आपसे एक प्रश्न पूछे कि हमको पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जितना एक चक्कर पृथ्वी लगाने में 27 दिन, पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर लगाने पर लेता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है, अर्थात वहाँ जीवन संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। इसी तरह इसकी सतह पे, चंद्रमा की सतह पे पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। तो अब चंद्रमा की सतह पर छाया बनता है क्योंकि वहाँ पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जिसके कारण उसकी सतह पे छाया बनता है। पूर्णिमा के दिन इन छाया को देखा जा सकता है। अगर यदि छाया देखना है तो कब देख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन। चलिए, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, ग्रह और उपग्रह में अंतर है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जबकि उपग्रह क्या करता है, वह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। जैसे अगर सनलाइट है बच्चों, ये सनलाइट है, तो इसकी परिक्रमा जो करेगा वो पृथ्वी करेगा, पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमा कौन करेगा, तो वह चंद्रमा। अर्थात उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है, जबकि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट, मानव निर्मित उपग्रह, भारतीय उपग्रह क्या है, तो याद रखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है स्टेट में कि कौन मानव निर्मित उपग्रह है, तो उसमें आपका एडुसेट दिया था आंसर। एडुसेट हो जाएगा, IRS हो जाएगा, इनसेट हो जाएगा, ये मानव निर्मित उपग्रह है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह के साथ साथ ग्रह का टूटा हुआ भाग ही होता है आपका क्षुद्र ग्रह, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो उसी के साथ साथ ये भी चक्कर लगाता है, असंख्य छोटा पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये कहाँ होता है क्षुद्र ग्रह, ये आपसे पूछेगा किसके बीच होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट है उल्का पिंड के बारे में हम लोग जान लें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को ही क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर ये जल जाता है, क्योंकि बच्चे जब वायुमंडल में जो 5 परत पाया जाता है ना बच्चों, 5 परत में ही एक मध्य मंडल पाया जाता है। और जब उल्का पिंड पृथ्वी पर किसी कारणवश जब गिरने लगता है तो उसमें घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण ना ये जल जाता है। और कभी कभी नहीं जलने के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है, और गिरने से वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस तरह करके चलिए आगे। नेक्स्ट है आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है आकाशगंगा, तो बोला कि आकाश में फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों के समूह होते हैं। देखिए आकाशगंगा क्या होते हैं, लाखों तारों का एक समूह होते हैं, जो कि सफ़ेद पट्टी आकाश में फैला होता है।
हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है वह आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है और लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। चलिए चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 2 में चलिए ग्लोब के बारे में जानते हैं। बोला कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें घुमाया जा सकता है और यह एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहते हैं। देखिए बच्चों, ग्लोब के बारे में आपको क्या बोला कि ग्लोब स्थिर नहीं होता है। आप मार्केट से जो भी ग्लोब लाते हैं तो उसको घुमा के बच्चों को समझा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसकी आकार प्रकार विभिन्न आकार प्रकार होते हैं और इसमें एक सुई जैसी संरचना बनी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष, यानी कि झुका हुआ पार्ट रहता है जिसको हम लोग अक्ष कहते हैं। अब आइए, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गुजरा होता है जिसको हम लोग विषुववृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुववृत्त या भूमध्य रेखा ये एक काल्पनिक रेखा होता है। याद रखिएगा बच्चों, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी लाइन जो खींचा है वो एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई लाइन को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पृथ्वी के आधे भाग जो कि ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त क्या करता है, हमें विभिन्न स्थानों को बताने में पृथ्वी पर महत्वपूर्ण होता है और इसके समानांतर ध्रुवों की ओर खींची गई लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच ये जो लाइन खींचे ये हो गया आपका भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी के समांतर जैसे जैसे हम ऊपर खींचते जाएंगे लाइन बच्चे ऊपर और ये फिर नीचे आ जाएगा, तो इसी रेखा को, ये सारी रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। यही बताना चाहता है, ये सारी रेखा अक्षांश कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट उसी का है कि अक्षांश रेखा को हम किससे मापते हैं, तो अंश में मापते हैं। अक्षांश रेखा को अंश में मापा जाता है और विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश माना जाता है, अर्थात 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। नोट में देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के वृत्त से ध्रुव की दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। यानी कि जब विषुवत रेखा के आप ऊपर जाइएगा ध्रुव की ओर या नीचे साउथ पोल की इधर आइएगा या नॉर्थ पोल की उधर जाइएगा तो आप क्या होगा, धीरे धीरे आकार जो है विषुवत आकार यानी अक्षांश रेखा का आकृति आकार घटते जाएगा। अगला क्या लिखा कि हम पृथ्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखा का आकार समान रहता है। देखिए जब हम पूर्वी गोलार्ध से, जब हम विषुवत रेखा से बच्चों ऊपर की ध्रुव की ओर जाएंगे या नीचे ध्रुव की ओर आएंगे तो अक्षांश रेखा का आकार घटता है। लेकिन उल्टा देशांतर रेखा में क्या होता है, जब हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखा का मान हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन क्या है, तो बोला कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन गुजरा है बच्चे विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री एक लाइन खींचा रहता है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और फिर विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन खींचा रहता है जिसको बोलते हैं मकर रेखा, और ये दोनों के बीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। नोट में क्या लिखा, यह क्षेत्र सूर्य के अधिकतम गर्मी का प्राप्त करता है क्योंकि मध्याह्न सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ सालों भर गर्मी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य का प्रकाश ठीक पीठ के ऊपर होता है। अगला है आपका शीतोष्णकटिबंधीय जिसको टेम्परेट जोन। यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। और आगे क्या लिखा कि इस क्षेत्र में कम धूप प्राप्त होती है क्योंकि इस क्षेत्र में तिरछी सूर्य किरणें प्राप्त होती है, अर्थात
तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ठंडा मौसम यानी कि शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। अगला आ जाइए, शीत कटिबंध, ये क्या है? कोल्ड जोन। बोला कि आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। चलिए एक बार हम फिर से बोल दें बच्चों आपको कि उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे? उत्तरी उत्तरी ध्रुव की ओर कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव की ओर मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। वहाँ सालों भर गर्मी देखने को मिलता है, क्योंकि मध्याह्न सूर्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार ठीक पीठ के ऊपर होता है। अगला, शीतोष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे? तो बोला कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध किसको बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शीत कटिबंध का, कि शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं उठता और किरणें हमेशा तिरछी होती है और यहाँ कम गर्मी देखने को मिलता है। अगला है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। विषुवत वृत्त उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और विषुवत वृत्त दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव ये भी 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री। आप याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। ये कुछ हम फिगर बना दिए, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। ये विषुवत रेखा हो गया जो बीचों बीच गुजरा है, उसके ऊपर नॉर्थ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा भी दक्षिण में 23.5 डिग्री, ये हो गया दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण और उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर में और यह दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अब देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोला कि किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए हमें देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर या मध्योत्तर रेखा बोलते हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जबकि आपका देशांतर रेखा में पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो हर जगह देशांतर जो रेखा है वो हर जगह क्या होगा बच्चों? समान होगा। लेकिन ये बोला कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। नोट में आइए, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर को यमयोत्तर भी कहा जाता है और इसकी संख्या 360 है। देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर है और प्रमुख यमयोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। जैसे विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री था, उसी तरह प्रमुख यमयोत्तर का मान 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है आपका देशांतर एवं समय। बोला कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगा। यानी कि ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड से गुजरा है, एक लाइन है ग्रीनविच। तो बोला कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय सभी स्थान पे क्या होगा? दोपहर होगा। चलिए अब हम लोग पृथ्वी कैसे घूमती है इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी हमेशा बच्चे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर और चक्कर लगाती है। जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय आगे होगा और जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। चलिए
पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटा में अपने अक्ष पर यानी पश्चिम से पूर्व एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण घूर्णन, जिसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट में कितना, तो 1 डिग्री घूमती है। तो अर्थात 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और भारत में ग्रीनविच जो कि 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, और इसलिए भारत का समय 5.5 घंटा जो है आगे होता है ग्रीनविच से। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि यदि ग्रीनविच में एक बजे का समय दिखा रहा है, तो हमारे भारत में 5.5 घंटा आगे बढ़ जाइए, अर्थात आपको 6:30 के आसपास समय दिखाएगा, 6:30 के आसपास, तो 6:30 बजे का समय दिखाएगा। एक से अधिक देशांतर अपनाने वाले देश, जहाँ पे एक से अधिक देशांतर अपनाने वाले देश, कुछ देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। रूस के पास कुल कितना मानक समय है, तो आप याद रखिएगा 11। पृथ्वी को एक एक घंटों में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह प्रशांत महासागर से बीच होकर गुजरती है और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। तो आपसे पूछेगा कि देशांतरीय रेखा कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बताइएगा। इसे क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये किस महासागर से होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब प्रशांत महासागर से। यह केवल जलीय भाग से गुजरती है, याद रखिएगा बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। चलिए, तीसरा चैप्टर आ गया पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ होती है, एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। तो चलिए हम लोग पहले घूर्णन गति के बारे में जान लें। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को कौन सा अन्य नाम से जानते हैं, दैनिक गति। पृथ्वी इसमें अपने अक्ष पर घूमता है, और किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, और जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, दिन रात। तो दिन रात जो होता है वह घूर्णन के कारण होता है। अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है अपने अक्ष पर। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग परिक्रमण। परिक्रमण में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यह एक वार्षिक गति है। ये कौन सी गति है, वार्षिक गति है। अब पृथ्वी एक वर्ष में अर्थात 365 दिन 365 1/4 दिन में सूर्य एक चक्कर पूरा लगाती है। हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे नहीं जोड़ा जाता है। इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन, तो घूर्णन के कारण दिन रात होता है, और जबकि परिभ्रमण या परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नोट में क्या लिखें, घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी दिन किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। अब विश्व क्या है, विश्व कब बनता है, विश्व तो बोला कि जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, और कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। चलिए, 21 जून के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तरी अयनांत या उत्तर अयनांत। बोला कि कर्क रेखा पर सीधे किरणें पड़ती हैं 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और यानी ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, और रातें क्या होती है, छोटी होती है। चलिए, नेक्स्ट है आप लोग 22 दिसंबर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हर मंथ में पृथ्वी का एक स्थिति होता है। तो इस पर क्या होता है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन, सबसे लंबा दिन जो होता है आपका 22 दिसंबर को, और सबसे छोटी रात होती है।
और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ विश्व लिखा। और यह पूरी पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होने के कारण। तो कब होता है दिन और रात, तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और आपका दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, ये कब होता है 23 सितंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ये कब होगा, तो 21 मार्च को होता है। अब विश्व के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है और विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री, जबकि कक्षीय तल का जो कोण बनाती है तो हो जाएगा 66.5। प्रदीप्त वृत्त क्या है, तो गोलोक पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब प्रदीप्त वृत्त अक्ष के समान नहीं है। चलिए बच्चों, मिस्टेक हो गया, ये जो है प्रदीप्त वृत्त जो है ना अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये बोला कि अक्ष और इससे कोई संपर्क नहीं होता है, नहीं मिलता है, और वे एक ऐसा लाइन है जो कि दिन रात को विभाजित करता है, इसीलिए इसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए चौथा चैप्टर है मानचित्र। मैप के बारे में हम लोग देखते हैं। बोला कि मानचित्र पृथ्वी की सतह पर खींचा गया अथवा इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। बोला कि मानचित्र कितने तरह के होते हैं, मानचित्र 3 तरह का होगा। एक होता है भौतिक मानचित्र, यहाँ से आपके प्रश्न पूछेगा राजनीतिक मानचित्र, और क्या होता है थीमेटिक मानचित्र, ये जानना जरूरी है। तो जब हम पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर, महाद्वीप यदि दिखाना हो, दर्शाना हो, तो इसके लिए किस मानचित्र का उपयोग करेंगे, तो भौतिक मानचित्र। अगला आइए, जब राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों वे राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाना हो, तब आप कौन सा उपयोग करिएगा, राजनीतिक मैप का। अगला थीमेटिक मानचित्र, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि को दिखाने के लिए किस मैप का उपयोग करेंगे, थीमेटिक मैप का उपयोग करेंगे। तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं, कितना बार सवाल ये पूछ दिया कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो मानचित्र के घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट है कि रूढ़ प्रतीक क्या है, तो बोला कि मानचित्र के लिए विश्वव्यापी भाषा होता है और जिस सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि पूरे विश्व में इसे माना गया है ये एक भाषा है। इसी में रूढ़ चिन्ह से दर्शाया जाता है मैप में। जैसे देखिए यहाँ कुछ दिए हैं, सड़क के लिए आप इस तरह का सिंबल बना सकते हैं, मंदिर के लिए आप इस तरह करके आप दिखा सकते हैं मंदिर का, ये हो गया अंदर, ये इस तरह करके आप बना सकते हैं, रूढ़ चिन्ह है। अगला सीमा दिखाने के लिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सीमा कर लीजिएगा। सीमा दिखाने के लिए आपको ये फिर इस तरह करके ये सीमा दिखाने के लिए इस टाइप का रूढ़ चिन्ह हो जाएगा। गिरजाघर दिखाने के लिए इस तरह करके फिर इस तरह, ये हो गया सीमा दिखाने के लिए, ये सब रूढ़ चिन्ह है। अच्छा, नदी को दिखाना हो तो आप इस तरह करके रूढ़ चिन्ह के द्वारा मैप में दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किस रंग का उपयोग मानचित्र में किसको दर्शाने के लिए करते हैं। तो जब आपको जलाशय को दिखाना हो, यानी पानी वाले भाग को दिखाना हो, जल वाले भाग को, तो नीला रंग। जब पर्वतों को दिखाना हो तो भूरा रंग। जब आपको पठारों को दिखाना हो तो पीला रंग, और मैदानों को दिखाना हो तो हरा रंग। आपसे पूछ सकता है, मिलान में दे सकता है। रेखा चित्र क्या है, तो बोला कि यह एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। और खाका किसको बोलेंगे, कि एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक खींचे गए रेखा चित्र को खाका कहते हैं। चलिए 5वां पॉइंट हम लोग आगे बच्चों, 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख मंडल। अब चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख मंडल। तो भूमंडल किसको बोलेंगे, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, भूमंडल। वायुमंडल किसको बोलेंगे, गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरे रहती है उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में आपका
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि सबसे अधिक मात्रा में, ये कितना है 78% है। ऑक्सीजन कितना है 21% या 20.99%। इसके अलावा CO2 कितना है तो 0.03%। इसके अलावा आर्गन क्या हो जाएगा तो 0.93%। इसके अलावा अन्य भी गैस है। जलमंडल किसको बोलेंगे तो पृथ्वी के बड़े हिस्से में जो जल पाया जाता है उसको जलमंडल कहते हैं। और जीव मंडल किसको बोलेंगे या जैवमंडल तो एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं, यानी कि जीवन वही संभव है जहाँ स्थल हो, जल हो और हवा हो। नेक्स्ट चलिए भूमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। भूमंडल के बारे में क्या है कि यह पृथ्वी का ठोस भाग होता है। यह भूपट्टी की चट्टान मिट्टी की पतली परत से बना होता है। भूमंडल जो बना है ना तो वह पृथ्वी की भूपट्टी की चट्टान मिट्टी की पतली परत से बना है। यहाँ जीवों के लिए पोषण तत्व पाए जाते हैं। यहाँ जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके दो भाग हैं, बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन कहते हैं। अगला चलिए नोट वाला देखिए, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। याद रखिएगा बच्चों, समुद्र तल का जो जल है, तल जो है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है और इसे हमेशा शून्य मापा जाता है। किसी भी स्थान का ऊंचाई यदि मापना हो ना तो समुद्र तल से मापते हैं और उसे जीरो माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि ये कहाँ है आपका नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का गहरा गर्त जिसको हम लोग मेरियाना गर्त बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी देखिए ऊंचाई तो ये हो जाएगा आपका 11,022 मीटर। चलिए महाद्वीप के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। बड़े से छोटे तक का क्रम में हो जाएगा। सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, 3 नंबर में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर में हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर में अंटार्कटिका, और 6 नंबर में हो जाएगा यूरोप, और 7 नंबर में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 तक देखें। इसमें और है क्योंकि हमको ये सारे महाद्वीप का चर्चा करना है, बताना है आपको, तो हम नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सीटेट के लिए SST जो मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है आप इसको पढ़िए बच्चों, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए थैंक यू बच्चों।